किसी से न रुका वो कभी न झुका वो, किसी से न रुका वो कभी न झुका वो, खिलजी एवं बलबन उसके आगे थर थर कांपे। खिलजी एवं बलबन उसके आगे थर थर कांपे, वो शिवा के त्रिशूल सा था। वह असम का गौरवमयी गाथा है, वह असम का गौरवमयी गाथा है, और भाल है हिमालय का, हिंद का मान है। जी हाँ, आज बात करेंगे असम के कामरूप के राजा पृथु की, जिन्होंने नालंदा को उजाड़ने वाले बख्तियार खिलजी को धूल चटा दी, उसकी पूरी सेना को ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं राजा पृथु की, जिनका पीरियड 1195 से 1228 रहा। इनको जलपेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे इतिहास के जैसे कई अनसंग हीरो रहे हैं, उनमें से ये एक हैं। तो असम, जो कि अभी तक लचित बरफुकन, तो लचित बरफुकन जिन्होंने 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को डिफीट किया था, हराया था, उनकी वीरता के गीत गाता रहा असम। अब असम ने राजा पृथु को, राजा जलपेश्वर, महाराजा जलपेश्वर को भी अब इस असम के अनंत वीरता गाथा की कड़ी में जोड़ दिया है। तो जी हाँ, ये बात कैसे सामने आई है? तो ये बात कैसे सामने आई है, कैसे राजा पृथु चर्चा में आ गए, और क्यों अचानक से उनकी चारों तरफ चर्चाएं होने लग गई, इस पर हम लोग बात करेंगे। बस शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अनअकैडमी पर आपका यूपीएससी की तैयारी के लिए कोर्स मिल रहा है सिर्फ 19,999 में, प्लस 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन भी है। और ये सभी जो है प्लान्स हैं आपके, और ये हमारी टीम है जो आपको यूपीएससी की तैयारी करवाएगी। रिंकू लाइव मेरा कोड है, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो राजा पृथु कैसे चर्चा में आ गए? ये तो गुवाहाटी के मध्य में एक फ्लाईओवर बन रहा है, तो उस फ्लाईओवर का नाम वहां के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बदलकर इनके नाम पर करने का निर्णय लिया है, यानी राजा पृथु के नाम पर उस फ्लाईओवर का नाम करने का निर्णय लिया है। तभी से राजा पृथु की चारों तरफ चर्चा होने लग गई। क्यों चर्चा होने लग गई? क्योंकि जब भारत पर तुर्की आक्रमण हुआ, तो भारत पर तुर्की आक्रमण की शुरुआत तो महमूद गजनवी से ही हो गई थी, लेकिन जो उसका अगला जो कदम या तुर्की आक्रमण का जो अगला क्रम रहा, वो रहा मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी ने उस समय के सबसे ताकतवर शासक पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तराई के दूसरे युद्ध में 1192 में। 1191 में, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को, जो कि गौर का शासक था, अफगानिस्तान के गौर का शासक था। 1192 में पूरी तैयारी के साथ वो आया, और उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया। और उसके बाद उसका दिल्ली पर नियंत्रण हो गया, और दिल्ली पर नियंत्रण के बाद उसने जो है पूरे भारत विजय का उसने अभियान चलाया। तो उसी में जो है असम पर भी आक्रमण हुआ था, और राजा पृथु ने उनकी तुर्की सेना को हराया था। इसका अभी तक जो है पुरातात्विक और अभिलेखीय साक्ष्यों के अभाव में ये अभी तक इसकी बात नहीं होती थी, अभी तक इसकी चर्चा नहीं हुआ करती थी। तो इतिहासकार कनकलाल बरुआ ने सबसे पहले अपनी बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ कामरूप में उन्होंने पृथु राजा के बारे में लिखा, और बताया कि किस तरह से उन्होंने 1206 में बख्तियार की सेना का विनाश किया था। तो बख्तियार खिलजी, जिसकी सेना का विनाश राजा पृथु ने किया था, तो बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक सिपाह सलार था। जैसा कि मैंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसने पूरे भारत विजय का अभियान चलाया था, तो उसने पश्चिम को जीतने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा था, जिसने भारत पर सल्तनत की स्थापना की, और पूर्व को जीतने के लिए उसने बख्तियार खिलजी को भेजा, पूर्व को जीतने के लिए। तो पूर्व को जीतने के लिए जब बख्तियार खिलजी आगे बढ़ा, तो उसी क्रम में उसने नालंदा विश्वविद्यालय
को नष्ट किया। कहते हैं उस समय वहां पर 12,000 मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु थे, जिनका उसने नरसंहार किया। और साथ ही उसने वहां उसको, क्योंकि वो मूर्ति पूजक केंद्र के रूप में देखते हुए उसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को विनष्ट कर दिया। फिर उसको ये पता चला कि इससे आगे पूर्व में एक और बड़ी शक्ति है, तो फिर वो जाता है कहां? बंगाल। तो बंगाल में जो है गौड़ का शासक था उस समय लक्ष्मण सेन, जिसका पीरियड रहा 1178 से 1205। लक्ष्मण सेन सेन राजवंश का ये अंतिम शासक था। तो लक्ष्मण सेन लड़ा ही नहीं। उसको जैसे ही पता चला कि तुर्की सेना आ रही है, वो धीरे से गौड़ को खाली करके वो निकल गया और उसने जो है लखनौती शहर बसाया था, जहां पर वो बाकी समय उसने बिताया था। तो बंगाल तो बख्तियार खिलजी को बिना लड़े मिल गया। उससे जब आगे वो कामरूप की तरफ बढ़ा, तो असम का पुराना नाम कामरूप था, तो उससे आगे जब वो कामरूप को जीतने के लिए आगे बढ़ा, तो वहीं पर इस बख्तियार खिलजी को किसने रोका? तो इसको रोका कामरूप के महाराजा पृथु ने। उन्होंने जो है वहां की जनजातियों को अपनी सेना में शामिल किया और इस मिलीजुली सेना के साथ इस विशाल तुर्की सेना को उन्होंने पराजित कर दिया। ये राजा पृथु, ये उनके बस साहस और इच्छा शक्ति से ही उस विशाल तुर्की सेना को हरा पाए, बख्तियार खिलजी को हरा पाए, जो कि पूरा पूर्व को जीतते हुए, पूरा पूर्वांचल जीतते हुए, बिहार को जीतते हुए, बंगाल को जीतते हुए वो असम तक पहुंचा था। तो ये जो राजा पृथु, ये जो महान राजा पृथु रहे, तो ये छुपे हुए रहे। इनके बारे में कुछ लोकल जो इतिहासकार है उन्होंने इसकी चर्चा तो की, लेकिन पुष्ट साक्ष्यों के अभाव में, सॉलिड एविडेंस के अभाव में इनकी जो है बात उतनी नहीं हुई। इसी में जो है इनको ऊपर लाने वाले हैं रक्तिम पात्र। ये जेएनयू के प्रोफेसर हैं और संघ से जुड़े हुए हैं, ये यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से, तो संघ से जुड़े हुए ये विद्वान हैं, जेएनयू के अभी प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक महाराजा पृथु, वह गुमनाम योद्धा जिसने बख्तियार खिलजी का विनाश किया, उस पर इन्होंने लिखा और अभी जगह जगह पे उन्होंने सेमिनार, जेएनयू में भी सेमिनार का आयोजन इन्होंने किया था। किसने? रक्तिम पात्र ने। तब से ही ये चर्चा में है। तो इनकी जो राजधानी वर्तमान रंगपुर संभाग, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है, वहां पर एक किला है। तो माना जा रहा है कि यही राजा पृथु की, जिनको जो है जलपेश्वर के नाम से भी जाना जाता था, यही राजा पृथु की राजधानी थी। तो ऐसे हमारा भारत का इतिहास दोस्तों, ऐसे बहुत सारे जो है अनसंग हीरोज से भरा हुआ है, उन नायकों से भरा हुआ है जिनके बारे में अभी हमें पता ही नहीं है। तो भारत पर विदेशियों का शासन तो रहा, लेकिन भारत को जीतना कभी आसान नहीं रहा उनके लिए, और एक छोटे से पार्ट में ही शासन करते रहे, क्योंकि वो उन क्षेत्रों को जीतते तो थे पर वो उनके हाथ से निकल भी जाता था। यानी दिल्ली को ही केंद्र बनाकर शासन किया, आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार रहा। बाकी जो राजपूताना की बात करें, या हम लोग पूर्व की बात करें, या फिर हम लोग दक्षिण की बात करें, तो ये कुछ समय तक के लिए ही उनके अधिकार में रहे, यानी कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए, और फिर ये स्वतंत्र हो जाते थे। तो ये थे राजा पृथु। जाने के पहले फिर याद दिला देती हूँ आपको, रिंकू लाइव मेरा कोड है और आप मेरे कोड का यूज करके आपको डिस्काउंट में मिलेगा और आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी पर आकर। ऑल द बेस्ट।